हे गाइस, टावर गॉड की नेक्स्ट आर्क की इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहाँ पे बैटल में अब काफी क्रेजी रिविलेशन भी हो रहे हैं। यानी कि हमें यामा के फादर के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगी और दूसरी तरफ यास्टा की पावर को भी देखने को मिला, जिसने यामा को अपने घुटने पर ले आया था। वही दूसरी तरफ हमें यामा के फादर को लेकर भी काफी नई नई चीजें भी जानने को मिली और शायद और आगे मिलेंगी। वहीं पे यामा के अंदर एक फैंग है जिसको यास्टा ने उसके अंदर लगाया था ताकि वो हमेशा उन्हें डोमिनेट कर सके, और इसकी वजह से पर्टिकुलरली यामा या कोई भी कैनिन यास्टा के सामने खड़ा नहीं हो सकता, यानी कि उसे जीत नहीं सकता कि बैटल के अंदर। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि डिवीजन कमांडर कितना हरामी है और उसने एक ऐसा ट्रैप सेट किया था जिसकी वजह से फक की उस लड़की को उसने फंसा लिया। वहीं पे 4 सिविश और हासू अब उनसे बैटल में एंगेज कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आई बटन को क्लिक कर दे और वीडियो में आगे बने रहें। हम केंड्रिक डायल की लाइफ को भी देखते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि वो भी एक ब्रांच फैमिली से बिलोंग करता था, 10 ग्रेट फैमिलीज में से। और साथ ही में जब वो छोटा था तो उसे मेन फैमिली के अंदर ही रखा गया था, जहाँ पे उसे एनिमल से काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था। एंड ओबियसली क्योंकि वो एक ब्रांच फैमिली से था तो मेन फैमिली की पॉलिटिक्स की वजह से उसे लोग काफ़ी अच्छे से बिहेव नहीं करते थे और वो काफ़ी अकेला भी फील किया करता था। और इसीलिए उसको एनिमल्स और भी ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि उनकी फीलिंग्स किसी तरीके से मैनिपुलेटेड नहीं होती बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। क्योंकि केंड्रिक का मानना था कि जो लव वो इन एनिमल्स को देता है वही उसे रिटर्न में मिलता है, वो उसे कभी धोखा नहीं दे सकते। वही हम देखते कि जैसे जैसे वो आगे लाइफ में आगे बढ़ता है उसकी चॉइसेस कुछ इस टाइप की थी जो कि एनिमल्स की लाइफ के अराउंड ही जाती है, जहाँ उसने एक एनिमल बनना चूज किया था रेगुलर से रैंकर बनने के बाद, क्योंकि वो उनको फोर्स नहीं करना चाहता था बल्कि उनके क्लोज रहकर उन्हें लव से नर्चर करना चाहता था टाइम के साथ। और यहाँ में एनिमा की एबिलिटीज़ के बारे में भी और जानने को मिलता है कि कैसे एनिमे बनने का ये भी एक तरीका था। जब स्टोरी में आगे हमें बताया जाता है कि कैसे काफ़ी लंबे टाइम के बाद जब ये टावर में ऊपर जा रहा होता है तो उसे एक ऐसा विलेज मिलता है जहाँ के लोग कुछ जाइंट वाइल्ड रैबिट्स की वजह से, यानी कि खरगोश की वजह से परेशान थे, जो कि माउंटेन से नीचे आ गए थे। एंड ऑब्वियसली जैसा कि उनका नाम है, उनका साइज इतना बड़ा था और उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्टिलिटी, यानी कि अपनी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ाते थे। इस वजह से यहाँ की लोगों की पॉपुलेशन को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। एंड ऑब्वियसली केंड्रिक को जब इस जानवर के बारे में पता लगा तो इसके तह तक जाने के लिए उस पहाड़ के पीछे जाता है ताकि इसे पता लग सके कि आखिर रीज़न क्या है, जहाँ उसे एक ऐसी गुफा मिली थी जहाँ पे सारे खरगोश रहते थे और उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी कि केंड्रिक को पता था कि जल्दी यहाँ पे किसी आर्मी को बुला लिया जाएगा इनसे डील करने के लिए। एंड ऑब्वियसली एज अ एनिमल लवर यहाँ पे केंड्रिक गांव वालों को एक ऑफर देता है कि क्यों ना वो इन रैबिट से खुद ही निपट ले और सेना को ना बुलाया जाए, जहाँ हमें यही पता लगता है उसकी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कि जो सारे खरगोश हैं किसी विलेज में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्हें खाना नहीं मिल रहा अपने पहाड़ों पे, और इसी से वो एक स्ट्रेटजी बनाता है, यानी कि वो सारे खाने को सभी के घरों को लॉक करके बंद करवा देता है, जिसकी वजह से खरगोश को कुछ भी नहीं मिल रहा था। और इसी सेम टाइम पे वो एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ ऐसी फेवरेट चीज़ें रख देते हैं जो कि खरगोश देखते ही साथ ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिनके अंदर कुछ इस तरह के ड्रग मिले होते थे जिसकी वजह से उनकी फर्टिलिटी कम हो जाए। एंड ऑब्वियसली जिस तरह के रिजल्ट यहाँ पे केंड्रिक डायल एक्सपेक्ट कर रहा था होता ही वैसे है। सारे खरगोश एक ही जगह पर आते हैं जहाँ पे उन्हें काफ़ी प्यार से संभाल के रखता है और उन सभी के काफ़ी क्लोज भी हो जाता है टाइम के साथ। जहाँ काफ़ी टाइम के बाद जब केंड्रिक इन सभी खरगोश को कंट्रोल कर लेता है, ये ऐसा कहीं पालतू बना लेता है, तो इस गांव को छोड़ने से पहले वो यहाँ के सारे विलेजर्स को ये सजेस्ट करता है कि उन्हें मिलजुल कर रहना चाहिए और खाना शेयर करना चाहिए इन जानवरों के साथ। एंड ऑब्वियसली इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी टाइम के साथ डिक्रीज हो जाएगी। जिस तरह का ड्रग यहाँ पे केंड्रिक ने दिया था तो इन्हें किसी तरह से दिक्कत भी नहीं हो सकती। जब हमें पता लगता है कि आने वाले टाइम में होता भी ऐसे है, यानी कि जो विलेजर्स थे वो सभी रैबिट्स को पालतू बनाने लगते हैं और यहाँ पर केंड्रिक काफी ज्यादा फेमस हो गया था एज अ एनिमल एक्सपर्ट। लेकिन इसके कुछ सालों बाद यहाँ पे केंड्रिक को पता लगता है कि एकदम से सारे खरगोश को कोई मार रहा है, और इस बात को जानने के लिए वो वापस से माउंटेन में जाता है, जहाँ पे इस प्रॉब्लम को वापस से प्यार से ही सॉल्व करना चाहता था। कि उसका मानना था कि कोई भी जान कितना खूंखार क्यों ना हो, टाइम के साथ और अच्छे से उसके साथ बिहेव किया जाए तो उसे भी पालतू बनाया जा सकता है। और यहाँ पहाड़ों में वो एक ऐसे जानवर को देखता है जो इतना खतरनाक था, जिसकी बॉडी में से आग निकल रही थी और उसके हेड्स इतने ज्यादा डेंजरस थे जिस तरह का एनिमल उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था और ना ही सुना था। जहाँ पहली बार केंड्रिक को अपने जीवन में ऐसा फील हुआ कि इस तरह के एनिमल को कभी अपना दोस्त नहीं बना सकता।
और ना इस तरह के मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। और जब गांव वालों ने देखा कि यहाँ पे उनका सो कॉल्ड एनिमल एक्सपर्ट भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे आर्मी को फाइनली बुलाया जाता है। और इस केस में यहाँ पर कौन आता है, यहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड याशरा को आते हुए, जहाँ पे याशरा केंड्रिक को बताता है कि कैसे उस एनिमल के बारे में अच्छे से जानता है और उसे ये भी पता है कि उसे डील कैसे किया जा सकता है। जिसके कुछ बाद ही हम देखते हैं याशरा उस एनिमल के बीच में एक बैटल को स्टार्ट होते हुए जो काफी फ्लैशी थी। और उसके कुछ टाइम बाद ही याशरा उस जानवर के साथ ही विलेज में वापस आता है, जहाँ हम देखते हैं उस एनिमल को डिफीटेड और काफी ज्यादा घायल भी। एंड ऑब्वियसली इसके रिजल्ट से जितने विलेजर थे वो याशरा से काफी इंप्रेस हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ अपना एनिमल एक्सपर्ट यानी कि केंड्रिक डायल, उसको कोई पूछ भी नहीं रहा था। वही याशरा यहाँ पे सारे विलेजर्स को ये सजेस्ट करता है कि उन्हें जानवर को पालतू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उन्हें टीम नहीं किया जा सकता। उन्हें या तो ओवर पावर्ड किया जा सकता है या तो उन्हें खत्म किया जा सकता है सिर्फ। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे याशरा का ये भी कहना था कि उन सभी विलेजर्स को इन जाइंट रैबिट को निपटा देना चाहिए, क्योंकि जब तक एज अ फूड ये यहाँ पर रहेंगे तब तक इस तरह के बड़े मॉन्स्टर भी विलेज में उन्हें हंट करने आते रहेंगे। एंड ऑब्वियसली विलेजर्स ने भी उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, जिसके रिजल्ट में उन सभी रैबिट्स को मार दिया गया काफी क्रूरता के साथ। और इस तरह की एनिमल क्रूरटी को देखकर केंड्रिक अपना दिमाग खो देता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था इनको बचाने के लिए। और इन सभी का दोष तो वो अपने सर पर ले लेता है, क्योंकि उसे लगता था कि सभी उसी की गलती है। एंड ऑब्वियसली हम देखते हैं केंड्रिक डायल को याशरा को ब्लेम करते हुए भी, जहाँ पे उसे कन्फ्रंट करते हुए कहता है कि उसके सजेशन की वजह से सारे रैबिट्स को मारा जा रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और देखा जाए तो इसकी फिलॉसफी के भी खिलाफ है, क्योंकि इसका मानना था कि जानवरों को टेम्ड सिर्फ प्यार से किया जाना चाहिए, ना कि उनको ओवर पावर करके, ताकि सभी स्पीशीज शांति से और प्यार से एक साथ रह सके। लेकिन ऑब्वियसली याशरा इस बात को सुन के काफी तेज से हंसने लग गया था, और वो इस बात से डिसएग्री करता था कि उसका मेथड वायलेंट नहीं है, क्योंकि उसका कहना था कि जो चीज केंड्रिक भी करता है वो भी उतना ही वायलेंट है। और यहाँ पे उसे प्रूफ के समझाने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है, जहाँ इन दोनों को पहाड़ों की काफी रेंज तक जाते हुए दूर तक देखते हैं। और वहाँ पर याशरा केंड्रिक को दिखाता है कि कैसे जिस मॉन्स्टर को याशरा ने हराया था उसके जैसे और मॉन्स्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, और वो सभी उन जायंट रैबिट को खाया करते थे। और यहाँ पर केंड्रिक को अपनी रियल गलती का एहसास होता है कि आखिर मॉन्स्टर्स उस विलेज में आए ही क्यों। और यहाँ में याशरा के थ्रू भी इस सारी सिचुएशन को समझाया जाता है कि कैसे ये जो बड़े से मॉन्स्टर थे ये सही में काफी इंटेलिजेंट थे, और वो रियलिटी में जायंट रैबिट को एज अ शिकार खाया करते थे, क्योंकि वही उनका एकमात्र फूड था, और इसीलिए वो जितना हो सके उतना ह्यूमन से दूर रहा करते थे। लेकिन जब यहाँ पे केंड्रिक ने जायंट रैबिट्स की पॉपुलेशन को कम कर दिया एंड नेचुरली, और साथ ही उन्हें विलेज के अंदर शिफ्ट कर दिया, उसकी वजह से इन मॉन्स्टर्स के पास खाना कम हो गया, और फोर्सफुली इन्हें ह्यूमंस की कांटेक्ट में आना पड़ा। एंड ऑब्वियसली अगर चीजें यहाँ से खराब होती तो सारे विलेजर्स मारे जा सकते थे, या फिर अगर आर्मी आती तो इन सभी मॉन्स्टर्स को भी मार देती। और यहाँ पे याशरा कहना था कि पूरी ट्रेजेडी सिर्फ इसलिए होती क्योंकि एक एरोगेंट एनिमा का मानना था कि वो नेचर को कंट्रोल कर सकता है, और इसलिए याशरा का मानना था कि इन दोनों के मेथड ही बिल्कुल वायलेंट हैं। लेकिन याशरा यहाँ पे समझता था कि यहाँ पे कैसे केंड्रिक फील कर रहा है, गिल्टी या फिर मिस्टेक, दोनों ही चीजें उसी की तरफ से थी। और यहाँ पे याशरा एक काफी अजीब चीज कहता है केंड्रिक को पहली बार, कि कैसे उसकी जो ट्रू फीलिंग है उसको खुद ही नहीं समझता। रियलिटी में केंड्रिक एनिमल्स के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल चाहता है, जो कि इंसानों से ज्यादा आसान है करना। और यहाँ पर याशरा भविष्यवाणी भी करता है कि कैसे जो केंड्रिक है उसका ट्रू नेचर ये है कि वो सभी चीजों को डोमिनेट करना चाहता है, और आगे चल के वो ऐसा ही बनेगा, चाहे वो इस चीज को कितना भी इनकार क्यों ना कर ले अभी। और यहाँ पर याशरा एक ऑफर भी देता है केंड्रिक को कि अगर वो सही में अपने रियल ट्रूथ नेचर को मानने के लिए तैयार है तो उसे इतनी पावर दे सकता है कि वो काफी सारी चीजों को कंट्रोल कर पाएगा फ्यूचर में। एंड ऑब्वियसली केंड्रिक इस तरह का ऑफर मना तो कर नहीं सकता था। और यहाँ प्रेजेंट में हम वापस में कैट टावर के अंदर बैटल देखते हैं, जहाँ चा इतने सारे एनिमल्स से अकेला फाइट कर रहा था, जहाँ उसकी मार्शल आर्ट इतनी कमाल की लगती है कि ऐसा लगता है जैसे उसके पास मल्टीपल हैंड है, जहाँ पे सभी हैंड एक साथ पंच कर रहे हैं सभी को। वही हम देखते चा को, जो कि इन रेसिस को यहीं पर किस तरह से उलझाए रखता है, और हासो कहता है कि उसे डिवीजन कमांडर से फाइट करनी चाहिए। वही हम हासो को उस शॉट को इग्नाइट करने की कोशिश करते हुए देखते हैं, जहाँ पे हासो सोच रहा था कि कैसे इस शॉट को बनाया गया है, और साथ ही में वो एक रैंकर नहीं, फिर भी शॉट उसकी बात क्यों सुनती है, क्योंकि वो रैंकर से ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, यानी कि उसका मन ज्यादा क्लियर है अपने मोटिव्स को लेकर। जब हम फ्लैशबैक में वो पॉइंट भी देखते हैं जहाँ पे उसे पहली बार ये स्वॉर्ड मिली थी, और सिविशस को देखकर काफी ज्यादा जलन भी फील कर रहा था, क्योंकि ये स्वॉर्ड सिविश और हासो के मास्टर ने उनको दी थी जब ये लोग टेस्ट फ्लोर पे थे। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि स्वॉर्ड वो खाई सॉन्ग यानी कि उरेग मजीनो की इरेगुलर वाली ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता था, जिन्होंने ये स्वॉर्ड यहाँ पे पास डाउन की है।
एंड ऑब्वियसली वॉक हाई सॉन्ग कोई भी काम बिना किसी रीजन के नहीं करते। उन्होंने हात्सु को काफी स्पेसिफिकली शॉट के लिए चूज किया है, क्योंकि शॉट जितनी पावरफुल है उतना इंपॉर्टेंट इसका यूजर भी होना चाहिए। जहाँ पे हात्सु बैम का कंपेनियन है और उसके बाद कुछ इस तरह की यूजफुल चीज आने वाले फ्यूचर में बहुत काम आ सकती है बैम के। जहाँ पे ये भी बताया जाता है कि कैसे एक इग्निशन वेपन भी है। जब सेविशु ने जब इस बारे में पहली बार सुना था तो विश्वास नहीं होता कि इग्निशन वेपन को भला कोई रेगुलर कैसे यूज कर सकता है, लेकिन इनके मास्टर ने बताया था कि डी रैंक रेगुलर भी ऐसा कर सकते हैं। जब वो भी इस फैक्ट को जाने काफी सरप्राइज होते पहली बार। लेकिन ये स्वॉर्ड अपने आप में एक लिविंग विल रखती है, यानी कि इसकी अपनी कॉन्शियसनेस से मन है और एक काफी प्राउडफुल भी है, और इसीलिए कोई भी इसे यूं ही यूज नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, डोंगहा यानी कि ये स्वॉर्ड अपनी स्ट्रेंथ को बदल सकते अपने मूड के अनुसार। एंड ऑब्वियसली इसी चीज की वजह से काफी सारे रैंकर इसको इग्नाइट करते हुए मारे भी जा चुके हैं। वही जब पता लगता है कि कैसे ये स्वॉर्ड इतनी स्कैरी है, वही हाथ से इस स्वॉर्ड को अनशीथ कर रहा था, यानी कि अपनी म्यान से बाहर निकाल रहा होता है। तो यहाँ पे इनके मास्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनकी एडवाइस थी कि डोंगहाई को सिर्फ तभी निकाला जाए या यूज किया जाए जब सिचुएशन उतनी ज्यादा डेंजरस हो। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि स्वॉर्ड से वीक लोग की बात सुनती थी, लेकिन वो भी अब उस तब जब उनके ओनर के पास एक फ्री ऑफ ग्रीड और प्योर माइंड हो, यानी उनके मन में कोई लालच ना हो। और अगर कोई भी बैड इंटेंशन के साथ इस स्वॉर्ड को यूज करने की कोशिश करता है अपने मतलब के लिए, तो ये उनके लिए डेंजरस हो जाती है। और ये सारी क्वालिटी हात्सु में थी, लेकिन जहाँ सेविशु इन बातों को सुनकर इस स्वॉर्ड को लेने से मना करता है हात्सु को, वहीं पे इनके मास्टर समझाते हैं कि स्वॉर्ड का नेचर ये डेंजरस, लेकिन इस तरह के वेपन को अपने पास ना रखना एक बेवकूफी है, क्योंकि अगर ये बाम के साथ टावर क्लाइंब करना चाहते हैं तो इनके सामने जो खतरे आएंगे उससे निपटने के लिए उन्हें इस तरह के वेपन की जरूरत जरूर पड़ेगी। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पर ये स्वॉर्ड उनकी मदद भी जरूर करेगी। जहाँ प्रेजेंट में हम हात्सु को यही सारी बातें सोचते हुए देखते हैं कि कैसे उन ब्रेन वॉश्ड लोगों को बचाना चाहता है और स्वॉर्ड को इग्नाइट करने की कोशिश करता है। जहाँ पे डोंगहाई फाइनली इग्नाइट होती है, जब ये भी देखने को मिलता है कि कैसे हात्सु की बात पता है कि स्वॉर्ड को एक मूव से ज्यादा यूज नहीं कर पाएगा, और इसलिए डोंगहाई को अपनी पूरी पावर से स्लैश करता है ताकि इन सभी लोगों को ब्रेन वॉश से क्लियर कर सके। वही इस वेपन के इग्नाइट होते ही सभी का ध्यान सीधे इस वेपन की तरफ आ जाता है, क्योंकि इसका ऑरा इतना ही खतरनाक था। साथ ही में स्लैश की वजह से हम चारों तरफ बहुत सारी वेव्स निकलते हुए देखते हैं, जो कि सभी क्रिएचर्स के ऊपर रिएक्ट कर रही थी। जहाँ पे हम केंड्रिक डायल को भी कंफ्यूज होते देखते हैं पहली बार कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। वहीं पे चार इस चीज को कंफर्म करता है कि शायद यहाँ पे सभी लोगों के ऊपर जो कंट्रोल था केंड्रिक डायल का, वो अब खत्म होते जा रहा है। एंड ऑब्वियसली किसी भी डिवीजन कमांडर को इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं होगा कि वाला एक डी रैंक रेगुलर कैसे उसके स्पेल को तोड़ सकता है। वही दूसरी तरफ चा इस फायदे का उठाकर सीधे अटैक कर देता है केंड्रिक के ऊपर। वही भी हम देखते हैं कि उसकी रीजनरेशन भी अब काम नहीं कर रही। वही चा अपने फॉलो अप अटैक में एक प्राइमल पंच को यूज करता है, जिसका नाम था टायरिम, जो पंच केंड्रिक खाने के साथ ही अंदर से हिल जाता है। वही चा जब केंड्रिक के पास आता है तो उसका कहना था कि जिस तरह से केंड्रिक ने सारे लोगों को ब्रेन वॉश करके इस पिरामिड के अंदर जेल में रख रखा था जितने टाइम से, वो सही में काफी बड़ा इविल है। वहीं पे केंड्रिक चा को इतना क्लोज आते हुए देखकर डर के भागने की कोशिश करता है। चा रैंकते हुए वो यास्टा से पूछा था कि इतनी पावर मिलने के बाद भी जब मैं टॉप ऑफ द पिरामिड था, यानी कि फूड चेन में सबसे ऊपर, तो मेरा वाला ऐसा हाल क्यों हुआ। वहीं पे वो अपने सामने इन सारे एनिमल्स को भी आते हुए देखता है। जहाँ पे अपने सामने इन सभी को ऐसे घेरते हुए देखकर वो स्माइल करते हुए अपना हाथ बढ़ाते हुए इनसे कहता है कि मैंने हमेशा तुम लोगों का ध्यान रखा है, क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो। लेकिन ऑब्वियसली अब रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि इन सभी रेसिस के जो माइंड थे वो वापस से ठीक हो गए थे और उनको अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। जहाँ पे केंड्रिक का इसकी वजह से काफी बड़ा मेल्ट डाउन भी हमको देखने को मिलता है। वहीं पीछे से एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आके सीधे केंड्रिक को खत्म कर देता है, जिसे देखकर बाकी के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा ग्रोसम था। वही अब हमें केंड्रिक के हमेशा चेयर पे बैठने के रीजन के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे ये चीज याशनो से एक बार पूछी थी कि क्या केंड्रिक के पैरों के साथ कुछ दिक्कत है, जो हमेशा कुर्सी पे ही बैठा रहता है। वहीं भी इसके जवाब में केंड्रिक बताता है कि कैसे एक टाइम आकर उसे ऐसा लगा कि जितने ज्यादा डम कोई एनिमल होते हैं उतनी ज्यादा पैर की उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और इसलिए उसे बैठ कर ही सारी चीजें करना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे मूव करने की जरूरत ही क्या है, उसे तो बस कमांड करना है। जहाँ याशरा को इस तरह की फिलॉसफी काफी इंटरेस्टिंग लगी थी, क्योंकि सारी चीजें वो दूसरों से करवा सकता था, तो भला खुद मूव क्यों करे। वही याशरा जाते हुए अपने मन में सोचता है कि कैसे जो केंड्रिक के पैर हैं वो एक तरीके का सिंबल है कि वो कितना ज्यादा इवॉल्व है एनिमल्स के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी वो उतना ही प्राउड करता है कि वो अपने पैरों को यूज नहीं करेगा, यानी कि अपनी पावर को शो ऑफ नहीं करना चाहता।
जो कि अपने आप में काफी फुलिश चॉइस है, यानी कि बेवकूफ़ी बड़ी चीज है एक इंसान के लिए और एक एनिमल के लिए भी, जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ इस चीज के ऊपर जाती है कि कैसे हम सरवाइव करें और इवॉल्व करें टाइम के साथ। लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से एक इंसानी चॉइस की तरह है, क्योंकि इंसान बेवकूफ़ी होते हैं। जिसके साथ ही हमें डेड बॉडी भी दिखा दी जाती है कैंड्री की, जिसका अंत काफी बेकार तरीके से हुआ था। और हमें हादसों को भी दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा अजीब सी पोजीशन में था, यानी कि वो काफी ज्यादा थका हुआ सा और पसीने से भरा हुआ लगता है, जिसकी सांस कंट्रोल करना भी उसके लिए डिफिकल्ट होती उस शॉट को यूज करने की वजह से। वही दूसरी तरफ अब सीन शिफ्ट होते हैं वापस से फील्ड के ऊपर, जहाँ पे बैम और वाइट थे, जहाँ बैम अपना डिसीजन लेता है और चार्ल्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड जाता है, जहाँ पे वाइट उसको देखकर उसकी स्ट्रेटजी समझ जाता है। वहीं पे बैम का कहना था कि चाहे मैप बॉस जो कि उसे शॉर्टकट लेने पर मिलेगा वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो एक लेजेंडरी वाइट के सामने कुछ भी नहीं होगा। जहाँ वाइट का कहना था तुम प्रोबेबली सही हो, यानी कि वो मैप बॉस जिसका तुम सामना करो इस शॉर्टकट की वजह से वो मेज इतना पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम अपने डिसीजन को काफी रिग्रेट करने वाले हो। वही बैम का मानना था कि अगर शॉर्टकट ना ले तो वाइट उस तक पहुंच जाए काफी जल्दी, और इस केस में अभी वो वाइट को नहीं हरा सकता। और इस टाइम पर ये उसकी स्ट्रेटजी थी कि चाहे उसका सामना किसी पावरफुल मॉन्स्टर से ही क्यों ना हो, उसे फिर भी काफी शॉर्टेस्ट अमाउंट में इस मैप को क्लियर करने का मौका मिलेगा, जहाँ उसे वाइट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहाँ फाइनली हम बैम को एक प्रिजन के सामने आते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी डिसीजन की वजह से इस प्रिजन के गेट को भी हम खुलते हुए देखते हैं, जिसके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर आता है और ये देखने में काफी ज्यादा ह्यूज था। वो इस गेम को चलाने वाला पर्सन बैम को बताता है कि कैसे जंपिंग रूट में चाहे नंबर्स में यहाँ पे मॉन्स्टर्स कम क्यों ना हो, लेकिन वो उतने स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे उसे एक वार्निंग भी मिलती है कि मॉन्स्टर इतना खतरनाक है मिडिल एरिया से कि रैंकर इसके सामने जाने से डरते हैं, जहाँ पे इन दोनों की बैटल को हम स्टार्ट होते हुए देखते हैं। जब बैम भी पहली पंच के साथ इस चीज को फील कर लेता है कि कैसे मॉन्स्टर बाकी के एनिमीज से अभी तक उसने फेस किया उनसे काफी स्ट्रॉन्ग है। वहीं पीछे से वाइट को भी हम आगे बढ़ते हुए देख रहे थे, जब वाइट बैम को इस तरीके से मोटिवेट कर रहा था कहकर किस तरह से चीजें काफी एंटरटेनमेंट वाली नहीं रहेंगी उसके लिए, उसे थ्रोन को यूज करना चाहिए। जब मैम जानता था कि वाइट इस तरह से उसको भड़का कर किस तरह से उसकी सारी पावर को यूज करा लेना चाहता है, वही वाइट बैम को समझाता है कि कभी वो अपनी सारी पावर को ढंग से यूज नहीं करता, और अगर वो ऐसी थोड़ी थोड़ी पावर को यूज करता रहेगा तो कभी अपने रियल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाएगा। और इतना ही नहीं, वाइट यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करके उसे समझाता है कि कैसे डिफरेंट पावर्स उसके अंदर है, उन सभी को एक जगह गैदर करके उसे एक तरीके से यूज करना चाहिए, साथ ही जितना फोर्स वो वहाँ पे क्रिएट कर सकता है उनके साथ। या काइंड ऑफ ऐसा लेसन यहाँ पे वाइट से समझाता है कि वो सारी पावर्स को एक ही पॉइंट पर कंप्रेस करके अगर एक ही डायरेक्शन में भेजा जाए तो सही में काफी पावरफुल हो सकती हैं। जब बैम को भी आइडिया काफी फैसिनेटिंग तो लगता है, लेकिन फिर भी वो इस चीज को रिजेक्ट कर देता है कि उसे इस तरह की चीजें नहीं सुनी चाहिए ऐसे नेस्टी पर्सन से, यानी कि जो इतना बेकार बंदा हो। वही मैं अपनी 2 फिंगर स्लाइस का यूज करके शिंसू से उस मॉन्स्टर की हॉर्न को कट कर देता है, लेकिन वही दूसरी तरफ ये मॉन्स्टर और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसकी हॉर्न और भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है पहले से। वही वाइट इन दोनों की बैटल को देखकर स्माइल करते हुए सोचा था कि कैसे स्लेयर कैंडिडेट कितना भी खुद को रोक ले, उसे अपनी पावर्स को इसी तरीके से यूज करना होगा जैसा कि मैंने बताया था। और एक टाइम पर आने के बाद वाइट को वो दिन भी याद आ रहा था जब उसने पहली बार किसी दूसरे पर्सन की सोल को डिवाउर किया था, क्योंकि उसके बाद वो एक्सट्रीमली कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि क्या उसने जो किया वो सही है या गलत। उस समय उसके अंदर इस तरह का धर्म संकट था कि जिन लोगों की पावर को यूज करने के लिए उसने उनकी सोल को निगल लिया, क्या वो ऐसा कर भी पाएगा या नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहा उसकी ये प्यास कभी बुझी ही नहीं और वो लाखों लोगों की सोच को निगल गया ताकि उसे और पावर मिल सके। और एक टाइम के आग पर वो कंफ्यूजन, वो गिल्ट और सारी चीजें खत्म हो गई उसके माइंड से, और सभी चीज बस एक सिंगल शॉट के रूप में बन गई। और उन सभी आत्माओं की चीख जो कि वाइट को सुनाई देती थी वो सभी शांत हो गई उस शोर के अंदर जो कि इसके शॉट के स्लैश करने से आती है, क्योंकि वाइट को माना था वो बचपन से ही सबसे अनोखा है, वो एक रूथलेस प्रेडेटर है जिसकी डेस्टिनी यही थी जो कि खून से सनी हुई ताज को पहनने से बनती है। और वाइट का मानना था कि इस तरह की पावर सिर्फ अपने हाथों को खून से रंगने के बाद ही पाई जा सकती है, और चाहे इस पावरफुल मुकुट के अंदर जो कि आज वो पहनता है उसपे चाहे कितने ही खून के धब्बे क्यों ना लगे हों, लेकिन रियलिटी में वो एक सिंबल उस चीज का वो उन सभी पावरलेस लोगों के ऊपर राज करता है। और इस केस में बैम भी वाइट से ज्यादा अलग नहीं है, और वाइट यही चाहता था, यानी कि बैम को भी अपनी ताकत का नशा हो जाए और बैम भी उसी तरीके से गलत रास्ते पर निकल चले जहाँ पे उसके हाथ भी खून से लाल हो, और बैम भी उतना ही करप्ट हो जाए पावर की वजह से जितना कि वाइट हुआ है। वही अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डिवीजन कमांडर आर्या को,
जो कि काफी तेजी से कैट टावर में मूव करी थी और सोच रही थी कि कैसे बस वो जस्ट लकी हो गई, क्योंकि अगर वहाँ पे रेगुलर ना होते तो हाई रैंकर जाने की चाह उसे कब कब मार चुका होता। और साथ ही में यहाँ पे आर्या एक वन होने की बात को मेंशन करती है, यानी कि वो बाकियों के साथ मिलकर एक नहीं बनना चाहती थी। और इतना ही नहीं, इसकी बातचीत से हमें एक एक्सपेरिमेंट के बारे में भी जानने को मिलता है, जिसकी वजह से ये सभी लोग टावर की लॉस से कंस्ट्रेंट से बाहर आ सके। बट ऑब्वियसली इसका एक साइड इफेक्ट भी है, वो काफी लंबे समय तक इस तरह की दुनिया में अलग होकर नहीं रह सकते, और जैसे जैसे समय बीतेगा इनकी सोल्स वैसे वैसे खराब होती जाएगी। या सिंपल भाषा में कहे तो इनकी एक एक्सपायरी डेट है, इनकी बॉडी और सोल दोनों खत्म हो जाएंगे इस टाउन में रहने के लिए। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल बंदे ने इनके ऊपर एक स्पेशल तरीके का मैजिक यूज किया था, ताकि इन्हें इमॉर्टल और स्टेबल रखा जाए। और यही वो इकलौता पर्सन है जो कि इस रूल को भी वायलेट करता है, यानी टावर के नेचुरल लॉस को। और वही एक ऐसा वन बीइंग है जो कि वन बॉडी में एग्जिस्ट कर सकता है। और हम उसी डार्क स्किन वाले पर्सन को भी देखते हैं, और अब हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में जो डिवीजन कमांडर है ये एक पावरफुल पर्सन बन जाएगा अगर बाकी डिवीजन कमांडर मारे जाएंगे तो, और उन सबकी पावर्स इसे मिल जाएगी। और ये सभी डिवीजन कमांडर भी इसी पर्सन से अलग होकर एज अ इंडिविजुअल बने थे, और मरने के बाद ये वापस उसी में जाकर मिल जाएंगे। और इसीलिए ये एक इमॉर्टल स्पेल है जो कि इनकम्प्लीट है फिर भी काफ़ी खतरनाक है, जहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं डार्क स्किन वाले पर्सन को इन्हीं पावर्स को ऑब्जर्व करते हुए दूसरे डिवीजन कमांडर से। एंड ऑब्वियसली इस स्पेल की वजह से ये सारे डिवीजन कमांडर मरने के बाद ही वापस से जन्म ले सकते हैं। बट ऑब्वियसली आर्या कोई आइडिया पसंद नहीं था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि एक बार जब उस इंसान की बॉडी के अंदर चली जाएगी तो वापस उसका इंडिविजुअल जन्म कब होगा। और इतना ही नहीं, हमें आगे ये पता लगता है कि कैसे जो ल्यूब्रिक था यानी कि करंट कमांडर, उसने प्रॉमिस किया था इस बैटल से पहले कि अगर ये सारे मिलकर ज्यूल ग्रेस को हरा दे और इस बैटल को जीत ले तो इस केस में इन सभी को लॉस से परमानेंटली रिलीज कर लिया जाएगा और स्पेल को भी खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि इन लोगों को नॉर्मल लाइफ जीने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे आर्या को यही चाहिए था, और वो इस मोमेंट पे उसे एक माउस भी मिल जाता है। वही दूसरा फील्ड में हम बैम को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा था, और इस समय उसके सामने कोई भी प्रेशर नहीं होता। वही पीछे से वाइट भी लगातार कुछ स्क्वायर्स में आगे बढ़ते जा रहा था बैम को कैच करने के लिए। अगर चीजें इसी तरह से आगे बढ़ती तो इस केस में वाइट को बैम का सामना करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब वाइट ये सोचकर बैम को कहता कि बोला तुम भाग क्यों रहे हो, हम तो एक ही टीम में हैं, तो क्यों ना तुम मुझे सिखाने दो कुछ चीजें अपने जान के बदले। जब ऑब्वियसली बैम का आंसर भी यही था कि बोला कौन इतना बड़ा बेवकूफ हो सकता है जो अपने जीवन को यूं ही जाने देगा सिर्फ कुछ लेसन सीखने के लिए। जब वाइट अपने मन में सोचता है कि कैसे बैम तो पहले अपनी जान को दांव में लाकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसे ये चीज पता ही नहीं लग रही क्योंकि उसके पीछे वाइट जैसा पर्सन पड़ा हुआ है जो उसे इतने पावरफुल एनिमीज को भी हराने के बाद कुछ फील नहीं हो रहा। और जब वाइट ये सारी चीज सोच ही रहा था कि बैम कितना पावरफुल हो चुका है, कितना बड़ा हो चुका है और तो उसे प्रोवोकेशन में उसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसी बीच दोनों सरप्राइज जाते हैं किसी को टेलीपोर्ट होते देखकर। और यहाँ पे टेलीपोर्ट होता भी कौन है, यहाँ पे डिवीजन कमांडर आर्या आ जाती है जो कि बैम के सामने आते के साथ ही उससे पूछती है कि तुम पक्का वही रेगुलर स्लेयर कैंडिडेट हो गए, और मैं कितनी लकी हूँ जो ठीक तुम्हारे सामने आई। वही बैम का पूरा प्लान खराब हो चुका था क्योंकि उसके एक पीछे लेजेंडरी स्लेयर वाइट था और सामने एक डिवीजन कमांडर हाई रैंकर। वही दूसरा आर्या जो कि वाइट को नोटिस करती है, उसको लगता है कि इसकी किस्मत ही खराब है जो यहाँ पर वाइट है, क्योंकि वाइट कल आह्वान का सामना कर चुका है, तो ऑब्वियसली आर्या उसके सामने कुछ भी नहीं है। वही वाइट के लिए एडवांटेज का मोमेंट था, और इसलिए वाइट काफी जल्दी एंटिसिपेट करके आर्या को ये चीज क्लियर कर देता है कि कैसे वो उसका दुश्मन नहीं है बल्कि वो दोनों रेगुलर के पीछे ही पड़े हैं। और यहाँ पर वाइट का ये ऑफर था कि अगर आर्या किसी तरह से बैम को यहाँ पे ब्लॉक कर दे तो इस केस में वाइट उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब बैम सरप्राइज तो नहीं था, लेकिन वाइट को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो, ये हमारी एनिमी है। लेकिन वाइट ऑब्वियसली क्लियर कर देता है कि मैं किसी की साइड नहीं लेता। एंड ऑब्वियसली डिवीजन कमांडर को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बैम यहाँ पे फंस चुका था पूरी तरह से। इसके साथ ही स्टार्ट हो गया बैटल रॉयल। वही हम देखते हैं कि यहाँ पे डिवीजन कमांडर आर्या को भी इस मैप की साइड रूल्स को बता दिया जाता है, और आर्या ये चीज देखी काफी खुश हो जाती है कि उसके ठीक पीछे जंपिंग पैड था, यानी कि वो बैम को रोक सकती थी आगे बढ़ने से। वही बैम को समझ में नहीं आता कि उसे आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तरफ उसे किसी न किसी एक रैंकर का सामना करना ही पड़ेगा। वही अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेगा तो इस केस में उसे दोनों रैंकर को एक ही टाइम पर अटैक करना पड़ेगा।
और मैम यहाँ पर देखता है जब उसके पास कोई चॉइस नहीं है तो आगे बढ़ने की कोशिश करता है ताकि एक बार में उसे कम से कम एक ही एनिमी मिले। और यह वाइट और बैम दोनों ही सेम पॉइंट पे एक स्क्वायर आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे बैम आने के साथ ही सीधे अटैक कर देता है डिवीजन कमांडर पर। जो ऑब्वियसली हमें पता है कि आर्या की स्पेशल पावर्स की स्पीड है, जिसकी वजह से वो डॉज तो कर लेते अटैक को, लेकिन बैम यहाँ पे बैक टू बैक अटैक कर रहा था क्योंकि उसे पता था इसके पीछे वाइट है। और ये आर्या को ये फील भी होता है कि भला इतने पावरफुल अटैक कोई रेगुलर कैसे कर सकता है। जहाँ दूसरी तरफ बैम रुकने का नाम नहीं ले रहा था और लगातार अपने शिंशु अटैक्स और वेव्स का यूज करता है, जहाँ आर्या फाइनली गुस्से में आकर उसे ब्लॉक कर देती है अपने अटैक से, जिसकी वजह से हम काफी बड़ा ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पे हम हैंड टू हैंड और काफी क्लोज हैंड कॉम्बैट को भी होते हुए देखते हैं, जहाँ पे आर्या की हील सीधे बैम को लगती है, जिसे बैम काफी मुश्किल से एंड मोमेंट पे डॉज कर पाता है। लेकिन उसके बाद भी इनकी वेव्स लगातार एक दूसरे से टकरा रही थी, जहाँ पे आर्या काफी इम्प्रेस भी होती है इस चीज से कि रेगुलर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है भला। लेकिन ऑब्वियसली वो भी एक डिवीजन कमांडर है और इसीलिए हम उसके अटैक की इंटेंसिटी को भी बढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ बैम को उसका फेस करना काफी डिफिकल्ट होते हुए दिखता है। वहीं दूसरी तरफ बैम अब फाइनली अपने शिंशु ब्लैक होल स्फीयर का यूज करने की सोचता है, जो चीज आर्या की सारी शिंशु को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और साथ ही में काउंटर अटैक भी होता है, जो देखकर तो हम बिल्कुल आर्या को सरप्राइज होते हुए देखते हैं क्योंकि उसने आज तक ऐसी पावर किसी रेगुलर के पास नहीं देखी। वहीं दूसरी तरफ बैम फाइनली अपने थ्रोन का यूज कर रहा था, लेकिन इस मूवमेंट पे काफी अजीब सी फीलिंग आर्या को होते हुए देखते हैं, जहाँ पर आपको याद होगा कि आर्या ने कैसे बताया था कि उस सिंगल पर्सन के साथ एक होने से उसे ऐसा लगता है जैसे वो ब्रीथ नहीं कर पा रही, खासकर उस स्पेल की वजह से जो कि इनके ऊपर डाला गया है जबरदस्ती। लेकिन सरप्राइजिंगली इस मोमेंट में जब यहाँ पे बैम ने अपनी शिंशु ब्लैक होल स्फीयर का यूज किया था तो उसे ऐसा लगा जैसे कि स्पेल हट गया हो और उसका जो कनेक्शन था यानी कि उस एक पर्सन से डार्क स्किन वाले उससे टूट चुका है। और यहाँ पर आर्या सोच में पड़ जाती है कि क्या इस रेगुलर के अटैक की वजह से वो स्पेल टेम्पररी हट गया, और यहाँ से समझ में आता है कि ऐसा पॉसिबल है कि इस रेगुलर की पावर उसे स्पेल से बचा सकती है। वहीं बैम अपने नेक्स्ट टर्न का टाइम खत्म होने से पहले यहाँ पर आर्या को बीट करने के लिए आगे बढ़ता है, जब फाइनल अटैक करने से जस्ट मोमेंट पहले ही आर्या उसे रुकने के लिए कहती है और हम देखते भी हैं कि दोनों एंड मोमेंट पे रुक जाते हैं एक दूसरे ऊपर अटैक करने से पहले। जहाँ इन सब चीजों में वाइट सबसे सरप्राइज होता है कि ये क्या हुआ वाला। वहीं पे आर्या अब यहाँ पे बैम से पूछती है कि उसने क्या किया था थोड़ी देर पहले, यानी कि अपने उस अटैक के थ्रू। और इन दोनों की डिस्कशन से ये चीज क्लियर हो जाती है कि बैम के पास कैसे स्पेशल पावर है कि स्पेल्स को तोड़ सकता है। और ये फैक्ट जानने के साथ ही अब यहाँ पे पूरा गेम ही पलट गया था, क्योंकि आर्या को अभी स्पेशल पावर यूज करनी थी बैम की, और इसके बदले में यहाँ पे आर्या ऑफर करते हैं कि वो हेल्प करेगी बैम को आगे बढ़ने से और वाइट को अवॉइड करने से, ताकि वो फिनिश लाइन पर पहुंच सके टाइम से। जहाँ ये दोनों सेम टाइम पर आगे बढ़ेंगे और पोर्टल लेने के जस्ट पहले ही बैम को अपनी पावर यूज करके उसे स्पेल से आजाद करना होगा और ये दोनों अपने अलग अलग रास्ते जा सकते हैं। ऑब्वियसली उसके बाद ये दोनों एनिमीज वापस से बन सकते हैं और यहाँ पे आर्या शायद अटैक भी करते, लेकिन इस मोमेंट पर इनकी टेम्पररी अलायंस बैम को, वाइट को और आर्या को दोनों को सेम मोमेंट पे फाइट करने से, फेस करने से बचा सकती है। जहाँ ऑब्वियसली बैम इस चीज के लिए मान जाता है। वही वाइट अब इनको धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम कुछ भी ऐसा करने की सोच रहे हो मुझे अवॉइड करने की, तो तुम लोग काफी बड़ी गलती कर रहे हो, और इस केस में चाहे तुम कोई हाई रैंकर क्यों ना हो, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला। वाइट यहाँ पर ये चीज भी बिल्कुल क्लियर कर देता है कि उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आखिर उसे कितनी जानें लेनी पड़ेंगी अपनी मोटिव्स को पूरा करने के लिए। जहाँ पे आर्या को ऐसा देखकर सुनकर लगता है कि सही में रिग्रेट हो रहा है कि वो बैम का साथ दे रही है, लेकिन फिर भी वो वाइट के पहुंचने से पहले जंपिंग पैड का यूज करके यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है, मैम इन सब चीजों के बारे में सोचने के चक्कर में अपना ये टर्न वेस्ट कर देता है और नेक्स्ट टर्न उसे मिलेगा 10 मिनट बाद, यानी कि तभी वो जंपिंग पैड का यूज कर सकते हैं। जहाँ पे सारी चीजें इसलिए हुई थी क्योंकि रूल्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया था। जब बैम इसके बारे में जब शिकायत करता है तो उसे बताया जाता है उसके पॉकेट में सारे रूल्स भेज दिए गए हैं। जहाँ ऑब्वियसली बैम का कहना था कि सारे रूल्स गेम के बीच में कौन पढ़ सकता है। जब हम देखते हैं कि कौन ने सारे रूल्स सबसे पहले पढ़े थे। वही जब तक जंपिंग पैड रेडी होगी, यानी कि इसे 10 मिनट लेंगे एक्टिवेट होने में, तब तक यहाँ पे वाइट भी आ सकता है। वही दूसरी तरफ वाइट को अब आगे मूव करने का मौका मिलता है, जहाँ वो भी 1 स्क्वायर अहेड आगे बढ़ जाता है और बिल्कुल क्लोज पहुंच जाता है यहाँ पे बैम और आर्या के पास, जहाँ पे वो रेडी था अपने शॉट के साथ कहते हुए कि देखो हमारा फेट कहाँ पर ले आया हमें, आखिर मेरी इतनी शानदार दावत जो मेरे लिए वेट कर रही है, तो मुझे तो आना ही था। जिसके साथ ये चैप्टर यहीं पे ओवर हो जाता है। आने वाले एपिसोड में आपको वाइट वर्सेस बैम 2.2 देखने को मिलेगा।
यानी कि वाइट अपनी प्राइम पावर्स में है और बैम भी अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है, यहाँ तक कि थ्रोन पे उसका कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। इस केस में भला बैम कैसे वाइट को डिफीट करके आगे बढ़कर अपने मास्टर को बचाने की कोशिश करेगा, इन सभी चीजों का खुलासा मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो के बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही मेक श्योर करें कि आप वीडियो को ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके और आप हाई बटन को क्लिक करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।